वेलकम टू फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग एक नया बेसिक देखते हैं। ठीक है, बेसिक टॉपिक क्या है आपका? एक नया, ये आप क्या है, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, आपको थोड़ा रिवाइज कराना है। ठीक है, तो क्या है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपका, ठीक है, उसमें जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जब करंट फ्लो कराते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, यही इसमें कहा गया है। तो हम जानते हैं क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा? आर। ठीक है, इंटू आई। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है इसका? अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी अपॉन आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है आपका? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी सर्किट्स में क्या होता है, जब करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या होता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो होता है उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। यानी कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे लगता है, कहाँ कहाँ पे इसकी नहीं लगेगा, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि कुछ कमियां भी होती हैं। ठीक है, क्या कमी होती है? जैसे आपका पहला पॉइंट क्या है कि ओम्स लॉ जो होगा, यानी कि जो ओम्स लॉ होगा वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन लीनियर डिवाइस। यानी कि नॉन लीनियर डिवाइस में ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नॉन लीनियर डिवाइस हम समझ लेते हैं क्या होता है। यानी कि नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब होता है वे डिवाइस जिसका क्या होता है, वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन लीनियर होती है, उसको क्या कहते हैं? नॉन लीनियर डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा कि डायोड का अगर करेक्टरिस्टिक हम बनाते हैं तो डायोड की करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है डायोड की करेक्टरिस्टिक, यानी ये क्या है आपका? नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर होता है, इसीलिए नॉन लीनियर डिवाइस जो होता है उसमें क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है ओम्स लॉ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्या है, कहाँ और नहीं एप्लीकेबल होता है? नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन मेटालिक कंडक्टर। यानी नॉन मेटालिक कंडक्टर जो मेटल नहीं होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक आपका, आप ये पहले से भी पढ़ चुके हो, थोड़ा इसको हमने रिमाइंड करा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स हम लोग देखते हैं। एनर्जी सोर्स क्या होता है? टू टाइप्स एनर्जी सोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट सोर्स भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो voltage source is also divided into two parts: ideal voltage source, practical voltage source। ऐसे ही current source also two types, क्या क्या? ideal current source and practical current source। ठीक है, ऐसे इस तरीके से डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड सेकंड क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इनको हम लोग अभी आगे देखेंगे। सिंपली आपको सिंबल बताएं किस तरीके से होता है। ठीक है, पहले ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स में दो टाइप के सोर्स होते हैं, क्या क्या? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स के भी दो टाइप होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। इसमें इसके भी दो होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, इस तरीके से ये सोर्स के बारे में हो गया। अब सोर्स में हम लोग ये देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को अलग अलग प्रैक्टिकली और आइडियली इनको हम प्रूफ करके देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या है आपका? आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो क्या होता है? लोड वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें? आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। यानी कि कहने का मतलब क्या है
अगर कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो भी लोड वोल्टेज होगा वो किस पे इंडिपेंडेंट होगा, लोड करंट पे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप लोड करंट को चाहे जितना भी चेंज करते जाओ, लेकिन आपका जो लोड वोल्टेज होगा ये, वो क्या करेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा, कितना भी आप लोड करंट चेंज करते जाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं कि लाइट आइडियल वोल्टेज जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। ये जो पॉइंट होते हैं ये आपको क्या होता है, किसी तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो आप सब बताओगे कितना, जीरो होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एक आइडियल वोल्टेज सोर्स माना, ठीक है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स माना क्या है, वी एस। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। फिर हमने क्या किया, इस आइडियल वोल्टेज सोर्स से एक लोड कनेक्ट कर दिया। क्या लोड कनेक्ट किया, जेड एल, ठीक है, जो कैसा है, वेरिएबल है, यानी कि चेंज कर सकते हो। अब इस आइडियल लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल, वो क्या है, लोड वोल्टेज, ठीक है। और उसमें ये क्या करंट जा रही है, आई एल, यानी कि आई एस क्या है, सोर्स करंट, और आई एल क्या है, लोड करंट, ठीक है। अब अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो जिस तरीके से हमने ये बताया कि क्या है, जो लोड वोल्टेज है, यानी कि जो लोड वोल्टेज है ये कैसा है, लोड वोल्टेज कांस्टेंट है, कितना, जब लोड वोल्टेज कांस्टेंट है कब, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट, यानी कि जब लोड करंट ये है तो लोड करंट को कितना भी आप चेंज करते जाओ, यहाँ पे है तब भी वोल्टेज यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इतना अगर करंट देखेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे भी, यानी कि लोड करंट को आप कितना भी चेंज करते जाओ, कितना भी बदलते जाओ, लेकिन आपका वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जितना वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज आपका लोड वोल्टेज होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। तो इसको क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, ठीक है। क्या माना हमने, यानी कि एक हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को एज्यूम कर लिया, क्या है, कितना वोल्टेज सोर्स, 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है। इस वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, एक रेजिस्टिव लोड से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, एक रेजिस्टिव लोड है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या कहलाएगा, लोड वोल्टेज कहलाएगा। और इसमें जो करंट आई एल जा रही है वो क्या है, लोड करंट है, और जो आई एस क्या है, ये सोर्स करंट है, ठीक है। ये हमने माना। अब हम इसको क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकली तौर पे सोचते हैं। सपोज करो हम क्या मानते हैं कि अगर आर की वैल्यू हम सपोज करो क्या माने, आर ये है और आई एल है, वी एल है, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं कि आपका दिया गया ये रिलेशन दिखा रहा है कि कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो सपोज करो हमने क्या माना, आर की वैल्यू पहले क्या मानी, 1 मानी, ठीक है। जब आर की वैल्यू हमने एज्यूम किया 1, तब हम देखेंगे आई एल कितना आएगा। तो आई एल निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, तो आई एल अगर निकालना है तो आई एल क्या हो जाएगा, वोल्टेज, यानी कि ये अपॉन क्या हो जाएगा, आर, यही होगा। यानी वोल्टेज कितना है आपका, सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो आई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन आर को हमने कितना एज्यूम किया, 1। तो 1 को एज्यूम करोगे तो यानी देखा कि आई एल कितना आया, 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर आया। तो हम कह सकते हैं कि आई एल इक्वल टू क्या है, यहाँ से लिख सकते हो आई एल इक्वल टू बी एस अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी एल और वी एस, इस तरीके से हम और देख लेते हैं इसको। तो आई एल हमने देखा, आई एल कितना निकला है, 10 एम्पियर, यानी कि बी एस कितना है, 10, और आर हमने कितना एज्यूम किया, 1। तो 1 किया यानी कि कितना आया, 10 एम्पियर, ठीक है। अब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होगा आपका, हम जानते हैं कि जो वी एल होगा, ये वी एल, यानी कि वी एल मान लेते हैं, ये क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज का मतलब क्या है, आई एल इंटू आर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एल इंटू आर। तो हमने देखा आई एल की वैल्यू कितनी आई, 10, और आर की वैल्यू हम रखते हैं तो वी एल की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू वी एल की कितनी निकलेगी। तो वी एल की हो जाएगी वैल्यू कितनी, आई एल की वैल्यू कितनी, 10, इंटू आर की वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया, 1। तो हमने देखा कितना आया इसका, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आया, ठीक है। अब सपोज करो हमने क्या माना कि आर की वैल्यू, सपोज करो हम मान लेते हैं कुछ भी मान लो, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम 2 मानेंगे, ठीक है, तो इस केस में आई एल कितना आएगा,
तो आई एल क्या होता है वी एस अपॉन आर। तो वी एस की वैल्यू हमने क्या माना है, ये क्या है 10 अपॉन आर की वैल्यू क्या माना है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से अगर वी एल की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वी एल की वैल्यू क्या है आई एल इंटू आर। आई एल की वैल्यू क्या है, आई एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि हमने देखा कि 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आया। ऐसे ही अगर सपोज करो कोई और मान लेते हैं 5 एम्पियर, 5 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी मानी हमने 5 एज्यूम किया। तो 5 एज्यूम करोगे तो कितना आ जाएगा 10/5, यानी कि कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर करंट आ गया। लेकिन यहाँ का अगर वोल्टेज देखोगे लोड वोल्टेज तो कितना हो जाएगा, यानी कि आई एल कितना निकाले हमने 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5 रखा, तो इसको हमने सॉल्व किया 10 वोल्ट। तो हमने इस टेबल से हमने क्या देखा, क्या एज्यूम किया कि जो हमने बताया था कि आप लोड करंट को, ये लोड करंट है, लोड करंट को कितना भी चेंज करते जाओ लेकिन जो लोड वोल्टेज है वो क्या होगा आपका ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो यही देखो निकल के आया। क्या निकला, हमने क्या किया कि जब लोड करंट को हमने क्या किया 10, जब लोड करंट रखा तब वोल्टेज कितना आया 10 वोल्ट। जब लोड करंट को हमने कितना किया 5 एम्पियर जब निकल के आई, यानी कि तो ये क्या है 10 वोल्ट, और 2 एम्पियर करंट निकली तब वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोड करंट जो होती है, जो लोड वोल्टेज होता है वो क्या करता है लोड करंट के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक बनाओगे तो ये करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, ये क्या है आपका लोड वोल्टेज क्या है कांस्टेंट। ठीक है, आपने यहाँ से देखा लोड वोल्टेज 10 वोल्ट आया, तो ये हमने क्या किया एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इतना आपको याद रखना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज हमेशा क्या होगा, जो लोड वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा किसके रेस्पेक्ट में, यानी कि लोड के करंट के, यानी लोड करंट कितना भी चेंज करते जाओ उसके लोड वोल्टेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कितना भी चेंज करते जाओ, हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब प्रैक्टिकल सोर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सोर्स के केस में क्या होता है, तो अब हम देखते हैं क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिया। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है, यानी कि लोड वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करेगा किस पे, लोड करंट पे। अभी तक हमने आइडियल में क्या देखा था कि अगर लोड करंट को कितना भी चेंज करते थे लेकिन लोड वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता था। लेकिन इस केस में जब प्रैक्टिकल सोर्स लेंगे तो प्रैक्टिकल सोर्स में क्या हो जाएगा, जो लोड वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा लोड करंट पे। ठीक है, और इसका क्या होता है कुछ सम इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बना लेते हैं। एक सपोज करो हमने क्या बनाया वोल्टेज सोर्स वी एस। ठीक है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर एस। ठीक है, और ये क्या है वोल्टेज सोर्स वगैरह, ये करंट जा रही है इसमें आई एस, और इससे क्या किया हमने एक लोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो लोड है हमने मान लिया जेड एल, जो कैसा है वेरिएबल लोड है। ठीक है, इस तरीके से मान लिया, तो इसका ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा लोड वोल्टेज होगा, जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा लोड वोल्टेज होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक की अच्छा बात करें तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, यानी कि लोड करंट को हम जैसे जैसे चेंज करते हैं, जैसे लोड को बढ़ाते जाएंगे तैसे क्या होगा वोल्टेज आपका ड्रॉपिंग नेचर का होगा, यानी कि वोल्टेज आपका लोड वोल्टेज जो है वो कम होता जाएगा, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे लोड करंट बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये होता है करेक्टरिस्टिक किसकी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। अब ये कैसे होती है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो क्या होते हैं, सपोज करो हमने क्या किया, ये वोल्टेज सोर्स है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ। ठीक है, और हमको एक रेजिस्टिव लोड ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, ये क्या है कोई रेजिस्टिव लोड आर एल है। ठीक है, अब क्या किया एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम सपोज करो मान लेते हैं 1 ओम का। ठीक है, जब 1 ओम का रेजिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, तब उस केस में हम लोग देखते हैं उसी टेबल के हिसाब से इसको बना के। ठीक है, तो इसका चलिए बनाते हैं टेबल के हिसाब से। तो हमने क्या किया एक वोल्टेज सोर्स माना है। ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स हमने माना क्या है 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स माना है। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर है, सॉरी 1 ओम है। ठीक है, और एक लोड रेजिस्टेंस माना है वो आर एल है। ठीक है,
अब इस आर एल की हम वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और फिर उस केस में देखते हैं ये करेक्टरिस्टिक इसी तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, इस आर एल की वैल्यू हमने माना है, एक फर्स्ट टाइम हमने क्या एज्यूम किया कि इसकी आर एल की वैल्यू 1 है। जब आर एल की वैल्यू 1 है तो इस केस में हम आई एल की वैल्यू निकालेंगे ये, और ये आई एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एल, उसको हमने फॉर्मूले से रख दिया। अब यहाँ अगर वोल्टेज निकालोगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यानी कि आई एल इंटू आर एल, आई एल इंटू आर एल। अब इस केस में हमने क्या किया, पहला हमने एज्यूम किया लोड रेजिस्टेंस कितना है 1, तब लोड रेजिस्टेंस हमने 1 एज्यूम किया, तो उस केस में हम देखते हैं कि लोड करंट कितनी आएगी। तो लोड करंट निकालने का क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, वी एस कितना है 10 वोल्ट अपॉन आर एल कितना है, आर एल हमने कितना एज्यूम किया 1, तो 1 रखा। इसे आर एस की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि ये कितना निकलेगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर लोड करंट निकला यहाँ से, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज। जब हमको आई एल की वैल्यू पता लग गई है तो उस केस में हम यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा वी एल, यानी कि आई एल की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आर एल। तो आर एल की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम की 1 इंटू 1, तो हमने देखा ये कितना आएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आया। ऐसे ही नेक्स्ट और हम करते हैं, अगर सपोज करो हम वोल्टेज कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम सपोज करो 3 वोल्टेज 3, इसका रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम मानते हैं। तो जब 3 ओम मानेंगे तो उस केस में आपका आई एल कितना आएगा देखो, तो 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका फिक्स है 1, ठीक है। आर एल की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने देखा कितना है 10/4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही अब इसका अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2.5 करंट आई एल की इंटू आर एल की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम की 3, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट। तो हमने क्या देखा, तो वोल्टेज कितना आया 7.5 वोल्ट। इसी तरीके से एक और कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, एक वैल्यू और एज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो अब हमने इधर क्या माना है, अगर हम सपोज करो वैल्यू मान लेते हैं 4, ठीक है। 4 ओम एज्यूम करते हैं आर एल की, तब उस केस में आपका आई एल कितना आएगा, तो आई एल कितना आएगा 10/4 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। और यहाँ पे ये वी एल की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी एल की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 2 इंटू आर एल की वैल्यू 4 यानी कि कितना आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा कि आपका जैसे जैसे आपका क्या है लोड करंट को आप बढ़ाते जाओगे या घटाते जाओगे, यानी कि लोड करंट को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। लोड करंट क्या है, पहले 5 एम्पियर है, जब 5 एम्पियर लोड करंट होगी तो उस केस में वोल्टेज कितना आया 5 वोल्ट। जब आपने 2.5 एम्पियर चेंज किया तब आपका वोल्टेज कितना आया 7.5 वोल्टेज। अब हमने देखा 2 एम्पियर की करंट है, तब उस केस में वोल्टेज कितना आया 4 वोल्ट 8 वोल्टेज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, यानी कि अगर टू जैसे अगर लोड करंट सपोज करो, तो इस केस में हम देखते हैं कि लोड करंट आईएल, लोड करंट को आईएल को अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे लोड इंक्रीज कर दें उस केस में वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज देखो जब इंक्रीज कर रहे हैं लोड करंट तो वोल्टेज क्या होगा डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। देखिए आई एल की वैल्यू जब कितनी है 5 वोल्ट 5 एम्पियर है, जब 5 यानी 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। जब आई एल की वैल्यू 2.5 यानी कि वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज करने पे वोल्टेज देखो बढ़ गया कि नहीं, यानी कि रेसिप्रोकल है कि नहीं पूरा। तो इस केस में हम लोगों की क्या करेक्टरिस्टिक आएगी, ये करेक्टरिस्टिक आएगी, ठीक है। यानी कि लोड करंट ये है, और जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही लोड बढ़ाते जाओगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा लोड वोल्टेज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे पहले 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर से 2.5 किए, 2 एम्पियर पे 8 वोल्ट आया, ठीक है। और जैसे और बढ़ाया तो उस केस में आपका वोल्टेज 7.5। तो जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे वोल्टेज क्या है कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोगों ने देख लिया इसको।
तो इतना समझ में आ गया। ये है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में। इसी तरीके से हम लोग आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, अब आइडियल करंट सोर्स को देखते हैं, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स की क्या कंडीशन होती है, यानी कि आइडियल करंट सोर्स जो होगा उस केस में क्या होगा, लोड करंट जो होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट होगी किससे, लोड वोल्टेज से। तो लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, ठीक है। यानी कि लोड करंट क्या होगी आपका, इंडिपेंडेंट होगी लोड वोल्टेज, यानी कि लोड वोल्टेज को आप कितना भी चेंज करते जाओ लेकिन जो लोड करंट होगा वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जनरली आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल करंट सोर्स का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक आइडियल करंट सोर्स ले लिया, ये क्या किया, एक आइडियल करंट सोर्स आई एस लिख लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या किया, हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया, चलिए एक लोड कनेक्ट कर दिया जेड एल, ठीक है, जो कैसा है, वेरिएबल है। जब आई एस है तो आई एस यहाँ से करंट फ्लो करेगी और इसमें करंट जो जाएगी वो क्या जाएगी, आई एल जाएगी, लोड करंट जाएगी, ठीक है। और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो उसको क्या हम लिखेंगे, लोड वोल्टेज वी एस वी एल, ठीक है। इतना हो गया। अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक में क्या है, हमने क्या बताया, यानी कि लोड वोल्टेज को आप कितना भी चेंज करते जाओ, ठीक है। जैसे ये क्या है, लोड वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, आई एल, यानी कि लोड करंट, ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यानी कि आप लोड वोल्टेज को कितना भी चेंज करते जाओ हर जगह आपका जो करंट होगी, लोड करंट, वो सेम आती जाएगी। यही है कि नहीं। तो ये हो गया करेक्टरिस्टिक इसकी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आई एल और आई एस देखो इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल करंट सोर्स। अच्छा, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या है, आइडियल करंट सोर्स के केस में हमने क्या किया, एक एज्यूम किया कि 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स हमने आइडियल करंट सोर्स एज्यूम किया, ठीक है। उस पर क्या किया हमने, एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, क्या है, रेजिस्टिव लोड को आरएल को कनेक्ट कर दिया। अब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, लोड वोल्टेज वीएल, ठीक है। इसमें करंट सोर्स आई एस कितनी करंट जा रही, 5 एम्पियर, हम कह सकते हैं ये 5 एम्पियर है और ये भी 5 एम्पियर होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हमने देखा कि अगर हम इसको अगर चेंज करते हैं, ठीक है, आरएल, तो आरएल को चेंज करने पे उस केस में आपका इसका बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, कैसे आपका चेंज होता है। जैसे सपोज करो हमने क्या किया, सपोज पहले हमने आर को एज्यूम किया, आर एल को क्या किया, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने क्या किया, वन वन ओम एज्यूम किया, ये वैल्यू क्या है, वन एज्यूम किया। तो उस केस में इसका अगर वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा, वी एल। तो वी एल का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल इंटू आर एल, यही होना चाहिए, ठीक है। तो वी एल की अगर वैल्यू निकालोगे तो वी एल की वैल्यू कितनी निकलेगी, आई एल की वैल्यू हमने देखा कितनी है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का। और इसकी वो, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज आएगा, ठीक है। इसी तरीके से और इसको और इधर रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आई एल की वैल्यू निकालोगे तो आई एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, यानी कि जो भी आपका होगा वो क्या हो जाएगा, आई एल इस तरीके से बनाया था, ये क्या है, 5 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस है आर एल, ये वी एल है, ये आई एस है और ये आई एल है, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि आई एल क्या है, 5 एम्पियर, और आई एल और आई एस क्या है, आई एल और आई एस इक्वल है कि नहीं। यही करंट इससे अब इसमें भी जा रही है, आई एस और आई एल। तो हमने देखा कि तो करंट कितनी जा रही है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ऐसे ही हमने सपोज करो 2 एम्पियर का कोई माना है, सॉरी 2 ओम का अगर रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमने 2 एज्यूम किया, तो 2 एज्यूम करेंगे तो इसका वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस लोड कितना हो जाएगा, आई एल की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर इंटू
RL की वैल्यू हमने कितना एज्यूम किया 2, तो हमने देखा कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। और करंट कितनी आ रही है, करंट तो आपकी वही सेम जा रही है 5 एम्पियर। फिर अगर कुछ भी एज्यूम करते हो 3 ओम ले लो, तो उस केस में कितना हो जाएगा IL, यानी कि IL कितना है कांस्टेंट है 5 इंटू आर कितना 3, यानी कि ये कितना होगा 515 वोल्ट, यानी कि तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि लोड तो सेम करंट जा रही है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इसकी करेक्टरिस्टिक कैसी बनी थी कि यानी कि जो लोड वोल्टेज था, ठीक है, लोड वोल्टेज और ये क्या है करंट, तो उस केस में आपका क्या है, यानी कि लोड आपको आप कितना भी लोड वोल्टेज बढ़ाते जाओ, तो हमने क्या किया ये लोड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू देखो हर जगह सेम आ रही कि नहीं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो लोड कितना भी बढ़ाते जाओ ये क्या है लोड करंट, लोड करंट क्या है कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है कि नहीं। तो आइए देखो ग्राफ से देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो कह सकते हैं कि VL को इंक्रीज करते हैं तो IL क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। ये आइडियल का केस हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं एक प्रैक्टिकल के लिए सोच लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए बताते हैं क्या होता है। तो जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, यानी कि वह सोर्स जो इसमें क्या है लोड करंट जो है, लोड करंट इज डिपेंड ऑन द लोड वोल्टेज। अभी तक हम लोग आइडियल में क्या करते थे कि लोड वोल्टेज को कितना भी चेंज करते थे, लेकिन लोड करंट क्या था आपका कांस्टेंट था। लेकिन अब क्या है प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल केस में अगर लोड वोल्टेज को आप चेंज करते हैं उसी हिसाब से आपका क्या होता है लोड करंट भी चेंज होती है। तो उस केस में ठीक है, अब देखो इसमें क्या है सम फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें क्या होगा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, एज्यूम करते हैं क्या है एक कोई आइडियल सॉरी प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये क्या है RS मान लेते हैं। और इससे क्या करते हैं एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं या लोड इम्पीडेंस को कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या किया एक लोड इम्पीडेंस कनेक्ट हो गया ZL, जो कैसा है वेरिएबल है, ठीक है। अब जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा VL होगा, यानी कि लोड वोल्टेज होगा। इसमें जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी IS, और इसमें कुछ करंट जाएगी, ठीक है। इसमें करंट हम सपोज कर तो मान लेते I1, और इसमें जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी IL, ठीक है। तो ये आपका क्या है सर्किट डायग्राम बन गया। अब इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, करेक्टरिस्टिक, तो इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है ये क्या है वोल्टेज लोड वोल्टेज, ये क्या है करंट, करंट है सपोज करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या बताया जिस जैसे आप लोड को इंक्रीज करते जाओगे यानी कि लोड वोल्टेज को इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से करंट भी आपकी चेंज होगी। तो लोड करंट कैसे चेंज होगी, तो लोड करंट भी आपकी क्या होगी जैसे लोड बढ़ाओगे लोड वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उसी हिसाब से लोड करंट क्या होगी ड्रूपिंग नेचर में आपकी कम होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी IL, ठीक है, क्या है लोड करंट, ये करो लोड करंट हो जाएगी। इस तरीके से की करेक्टरिस्टिक बनेगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको सोचना है, उसी तरह से उसकी आप इसकी वैल्यू पुट करके कह सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से IL की वैल्यू निकालेंगे तो IL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IL इक्वल्स टू क्या होगी यहाँ से बताओ, यहाँ से हम लोग नोडल से लगा सकते हैं नोड्स, यानी टोटल करंट कितनी आ रही है ये, और इसमें से अगर क्या निकाल देते हैं ये निकाल देंगे IS माइनस I1, ठीक है। तो I1 तो यही हो जाएगा आपका क्या ये, आप जानते हैं कि IL इक्वल्स टू क्या है IS माइनस I1 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज VL और RS, तो हम कह सकते हैं BL अपॉन RS, BL अपॉन RS इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये क्या है लोड करंट। तो ये होता है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स की करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आज ये सारा हमने क्या पढ़ा है सोर्स के बारे में, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज इतना ही रखते हैं। तो कल इसमें एक सोर्स और बच गया है आपका कौन सा डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स के बारे में कल और हम लोग पढ़ते हैं, और कुछ कल एक नया और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपका पूरा एनर्जी सोर्स के बारे में, ठीक है। अब कल हमने पिछले वीडियो में हमने एक
एनर्जी का फॉर्मूला निकल रहा था, ठीक है। एनर्जी का आपका इंडक्टेंस के केस में और कैपेसिटेंस के केस में एक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था, ठीक है। उसका हमने क्या है, यूनिट नहीं लिखी थी, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी उसकी, एनर्जी की यूनिट वहाँ पे आप क्या लिखोगे। तो हमने कैपेसिटेंस के लिए बताया था कि कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस अगर है तो उस केस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलता था, हाफ CV², ठीक है, ये निकला था। तो उसी केस में वहाँ पे हमने शायद इसका यूनिट्स नहीं लिखा था, तो ये आप लोग यूनिट्स उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या बताया था इंडक्टेंस के केस में। तो इंडक्टेंस के केस में आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था, हाफ LI², ठीक है। तो वहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, जूल्स लिख लोगे, ठीक है। जूल्स, ये यूनिट लिख लो, क्योंकि यूनिट हमने पिछले लेक्चर में शायद लिखा ही नहीं है, गलती से आप निकल गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एनर्जी सोर्स के बारे में हो गया पूरा। आज इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू। और ये आपको अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।